हेलो गाइस, वेलकम टू IU क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी और उसी के कंटिन्यूशन में आज की ये क्लास होगी। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों को डीपली पढ़ा था, यानी कि हमने भाग 3 तक कवर किए थे डीपली। उसके बाद भाग 4 भी हमने किया था, लेकिन वो हमने अच्छे से नहीं कवर किया था। तो आज हम फिर से भाग 4 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे, उन्हें हम आज की क्लास में पढ़ लेंगे। दोस्तों, ये क्लास आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके दोस्तों, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो हम भाग 4 से डिस्कस करने वाले हैं डीपली। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 4 में है क्या। भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट नीति निदेशक तत्व हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मैं उनको आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 39 में लिखा गया है कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा। ठीक है, यानी कि राज्य ऐसे कानून बनाएगा जो राज्यों के कल्याण के लिए सही होंगे। ठीक है दोस्तों, राज्यों का कल्याण करेंगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का इसमें गठन दिया गया है। दोस्तों, पिछली क्लास में शायद मैंने गलत बता दिया था, उसमें मैंने आर्टिकल 45 में ये ग्राम पंचायतों का गठन बताया था, वो गलत था। तो दोस्तों करेक्शन कर लीजिए, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। इसके बाद आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इसमें बताया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 45। ये है बच्चों की अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है आर्टिकल 45। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और 49 की बात कर लेते हैं तो इसमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 50 की बात कर लेते हैं तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका अगर न्यायपालिका से अलग होगी तभी एक अच्छी सरकार, एक आदर्श सरकार की स्थापना हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर कार्यपालिका न्यायपालिका में मिल जाएगी तो ना न्याय होगा और ना ही जो है सरकार अच्छे से चल पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और आर्टिकल 51 रिप्रेजेंट करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये करते क्या हैं और ये बनाए क्यों गए हैं? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार न्यायालयों में परिवर्तनीय होते हैं। हम अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालयों में उसके लिए जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हनन करता है तो इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये न्यायालयों से परिवर्तन नहीं है। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव है, यानी कि निर्देश है केवल ये। अब इन्हें फॉलो करिए या मत करिए, दिस इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये कल्याणकारी राज्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए हैं हमारे DPSP कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं भाग 4A पर। देखिए दोस्तों, क्योंकि भाग 4A इसमें दिया गया है तो ये किसी न किसी संविधान संशोधन से इसमें जोड़ा गया है। अब हमें क्या हुआ, हमें हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी होती है, हमारी भी कोई ड्यूटी होती है, तो उन्हीं ड्यूटीज़ को दिखाया गया है भाग 4 में। और जो संविधान का संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य जो इंपॉर्टेंट होता है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था? ये बच्चों की अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा। चलिए दोस्तों, ये भाग 4 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम भाग 5 पर। भाग 5 है संघ सरकार। ध्यान से पढ़ेंगे संघ सरकार को। ठीक है दोस्तों, तो संघ सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो भारत का भी प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो हम पहले राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद है दिया गया है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
ठीक है दोस्तों, भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का हेड होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य कोई नहीं लेता, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और जो राज्य विधानसभा है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वे भाग लेते हैं, विधानमंडल का कोई सदस्य भाग नहीं लेता इसमें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विधानमंडल सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, तो इसलिए विधानमंडल के किसी भी सदस्य को इसके निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं है। केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ओके, और दोस्तों आर्टिकल 15 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमण आनुपातिक प्रणाली होती है, उसके आधार पर राष्ट्रपति की चुनाव जो है वो किया जाता है। ओके दोस्तों, आर्टिकल 61 पर आते हैं। आर्टिकल 61 पर राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, बट उस सदन के 1/4 सदस्य पहले उसके लिए हस्ताक्षर करें शुरू करने के लिए। ठीक है, और पारित तब होगा जब उस सदन के 2/3 सदस्य उस पर सहमति दे दें अपनी, तो वो पारित हो जाएगा। फिर अगले सदन में जाएगा और अगले सदन में भी जब 2/3 सदस्य उसके लिए सहमति दे दें तो वो पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति उसी टाइम से अपने पद से निर्वृत्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुदान शक्तियाँ हैं, क्षमा की शक्तियाँ हैं इसमें। दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसमें हम बात करते हैं, कुछ शक्तियाँ दी गई हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो जिसमें क्षमा है, ठीक है, इसमें क्षमा कई शक्तियां हैं, जैसे क्षमा है, क्षमा में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, पूरी सजा को ख़त्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, लघुकरण है, लघुकरण में प्रकृति को बदल सकता है, प्रकृति को बदलकर सजा को कम कर सकता है। जैसे हम बात करें तो मृत्यु दंड को कम करके उम्र कैद में या कठोर कारावास में बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, परिहार की हम बात कर लेते हैं। तो परिहार में क्या होता है, प्रकृति नहीं बदली जाती है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई सज़ा 8 साल की है तो उसे कम करके 3 साल की कर दी जाती है, या कोई जुर्माना लगा हुआ है, किसी पर 20,000 का जुर्माना लगा हुआ है तो उसे कम करके 10,000 का कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये परिहार होता है। उसके बाद एक होती है विराम। विराम की अगर हम बात कर लेते हैं, विराम ऐसी होती है जब कोई गर्भावस्था के काल में या कोई शारीरिक अपंगता होती है किसी को, तो उस स्थिति में सज़ा को कम कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं विराम। और प्रविलंबन क्या होता है, प्रविलंबन ये होता है कि किसी विशेष दंड को, जैसे मृत्यु दंड है, उस पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी, ये 5 प्रकार की क्षमाएं राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 111 की। इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर्स दी गई हैं। वीटो पावर्स क्या होती हैं, देखिए दोस्तों, वीटो पावर होती है किसी विधेयक को रोकना। वीटो का मतलब होता है रोकना, किसी विधेयक, कोई विधेयक आया हुआ है संसद में तो उसे रोकने का काम, उसे कहते हैं वीटो। अब राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। एक होती है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होती है, अपने पास वो सुरक्षित रख लेगा उस विधेयक को, ठीक है, और विधेयक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है अत्यंतिक वीटो। उसके बाद एक आती है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होगा, कोई विधेयक संसद में आया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, तो वो क्या कर सकता है, वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है निलंबनकारी वीटो। और इसके बाद एक 3rd प्रकार की वीटो होती है जेबी वीटो। दोस्तों जेबी वीटो में क्या होता है, ना तो इसमें सहमति देगा राष्ट्रपति, ठीक है, ना ही उसे अस्वीकृत करेगा, यानी कि ना तो पास करेगा और ना ही फेल करेगा। वो क्या कर लेगा, अनिश्चित काल के लिए उसे अपने पास विधेयक को लंबित कर देगा। तो ये होती है जेबी वीटो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 123 की। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के अनुसार। अब अध्यादेश क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कोई अगर इमरजेंसी में कोई कानून लागू करना है तो उसके लिए अधिकार है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति क्या कर दे, वो
अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और अध्यादेश की जो अवधि होती है वो केवल मैक्सिमम 6 माह तक हो सकती है, क्योंकि संसद के सत्रों के बीच जो अंतर होता है वो होता है मैक्सिमम 6 माह का होता है। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम कितना भी हो सकता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं और उसके बाद अगर जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, जब संसद का सत्र शुरू होगा, संसद की बैठक होगी, तो संसद को अधिकार है कि वो उसे आगे लागू करे या उसे रद्द कर दे। ये फिर संसद के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई हैं। 123 तक हमने सारे आर्टिकल पढ़ लिए हैं राष्ट्रपति के, इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए फिर से देख लीजिए एक बार। राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 में दिया गया है, 53 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कार्यपालिका शक्ति दी गई है, और 54 में निर्वाचन दिया गया है, 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, 61 में महाभियोग दिया गया है, 72 में क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, 111 में वीटो पावर दी गई है, और 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अपने उपराष्ट्रपति की तरफ। तो उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के जो प्रावधान है वो आर्टिकल 23 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 63 में दिया गया है, और 64 की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस चीज़ में कहा गया है? ये आर्टिकल 64 में कहा गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अब आते हैं हम अपने मंत्रिमंडल पर। आर्टिकल 74, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 74 में कहा गया है। 75 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा, मंत्री परिषद का जो हेड होगा, वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनमें प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में एक है कि इंडिया में जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं, वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। राष्ट्रपति केवल नाम का कार्यकारी होता है, राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जो रियल कार्यकारी शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 76 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत सरकार के क्या होते हैं? वकील होते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो संसद का गठन, आर्टिकल 79 में क्या दिया गया है? 79 में संसद का गठन दिया गया है दोस्तों। 79 में संसद का गठन दिया गया है, और संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है, तीनों अभिन्न अंग हैं। ठीक है दोस्तों, आप संसद को केवल राज्यसभा और लोकसभा नहीं बोल सकते, उसमें राष्ट्रपति भी होगा तभी वो संसद बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो 79 में संसद का गठन दिया गया है, और 80 में राज्यसभा का गठन दिया गया है। ठीक है, 80 में जो राज्यसभा का गठन दिया गया है, राज्यसभा अपर हाउस है। ठीक है, और ये उच्च सदन भी हम बोल सकते हैं, या क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या होता है कि इसके 2/3 सदस्य, दो तिहाई सदस्य हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, 2/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो इस तरह से जो इसके एक सदस्य का टेन्यूर होता है वो 6 साल का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया राज्यसभा, और राज्यसभा के गठन की अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा में जो 250 टोटल मेंबर होते हैं, इसमें 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 238 क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट ये कुल हो सकते हैं मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अब की वर्तमान की, तो वर्तमान में क्या है दोस्तों? वर्तमान में टोटल 245 हैं, 245 में से 233 प्लस 12 हैं। ठीक है दोस्तों, ये 233 इलेक्टेड हैं और 12 निर्वाचित हैं। जो ये निर्वाचित सदस्य होते हैं ये 4 क्षेत्रों से कला, ठीक है, साहित्य और समाज सेवा और विज्ञान, इन 4 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है हमारा राज्यसभा का गठन। इसके बाद हम बात करेंगे अब लोकसभा के बारे में। देखिए दोस्तों, लोकसभा निम्न हाउस होता है, निम्न हाउस लोअर सदन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो 500
552 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 552 का भी अगर हम डिवीज़न करते हैं तो 530 इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, 530 राज्यों से इलेक्टेड होते हैं, प्लस 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्टेड होते हैं, और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन। बट एंग्लो इंडियन की अगर हम बात करें, पहले एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन किया गया 2019 में, और 2020 से प्रभावी कर दिया गया कि एंग्लो इंडियन जो है उन्हें हटा दिया गया है। अब उनकी जगह भी क्या होंगे, जो इंडियन होंगे वही होंगे। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी 543 हैं मेंबर, इसमें 530 प्लस 13 हैं। ठीक है दोस्तों, 530 प्लस 13 इतने मेंबर अभी हैं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया लोकसभा का गठन। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 81 में लोकसभा हो गया है। आर्टिकल 85 की दोस्तों, 85 में क्या दिया गया है, 85 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है बीच में ही, लेकिन राज्यसभा स्थायी सदन है तो इसलिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 108। दोनों संसद सदनों की संयुक्त बैठक का इसमें प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होगी वो कौन करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 110 की बात करते हैं तो इसमें धन विधेयक है। धन विधेयक के बारे में जितने भी सारे के सारे अधिकार हैं वो लोकसभा को दिए गए हैं। लोकसभा ही धन विधेयक को शुरू करती है। ठीक है, लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा में भेजा जाता है केवल सहमति के लिए। राज्यसभा सहमति देगी, वापस नहीं भेज सकती है राज्यसभा उसको। ठीक है दोस्तों, तो और अंतिम फैसला, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला भी कौन करता है, ये भी लोकसभा के पास ही इसका अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियां हैं धन विधेयक के बारे में। 112 की बात कर लेते हैं तो वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है इसमें। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है दोस्तों, बजट होता है, जो संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है बजट, यहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको राष्ट्रपति में ही। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 124 इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें हमारा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 148, इसमें CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद इसमें दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 148 में। क्लियर रहेगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्या, संघ सरकार। इसके बाद भाग 6 पर आते हैं हम। भाग 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकारों की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार में जैसे जो पद केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का है वही पद राज्यों में राज्यपाल का है। ठीक है दोस्तों, वही पावर्स हैं। तो राज्यपाल यहाँ दिया गया है 153 में आर्टिकल में राज्यपाल दिया गया है। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। 155 में राज्यपाल का निर्वाचन दिया गया है और 161 में राज्यपाल की अनुदान शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। देखिए दोस्तों, 52 में आर्टिकल 52 में क्या दिया गया था, राष्ट्रपति दिया गया था, राष्ट्रपति का पद। यहाँ 153 में राज्यपाल का पद दिया गया है। देखिए +1 हो गया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति 53 में दी गई थी, +1 कर लीजिए, 154 हो जाएगा। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन भी राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में दिया गया था, यहाँ +1 करिए, 155 में राज्यपाल का निर्वाचन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्षमादान शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल 72 में हैं, लेकिन राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 161 में है। तो आर्टिकल 61 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का क्या दिया गया है, महाभियोग दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है, ये याद रखना, ये क्षमादान शक्तियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ी इन्हें रिलेट करके याद रख लीजिए। ये हो गया राज्यपाल के बारे में। अब राज्यपाल की जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में बात कर लेते हैं। राज्यपाल में मंत्रिपरिषद, राज्यों में मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 में दिया गया है। 164 में मुख्यमंत्री दिया गया है। जो पद केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है वही राज्य में किसका होता है, मुख्यमंत्री का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री को रिप्रेजेंट करता है कि राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है उसका हेड कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद आर्टिकल 165 की बात कर लेते हैं तो इसमें एक विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता, जो जैसे महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है केंद्र के लिए, वैसे ही महाधिवक्ता दिया गया है कहाँ, राज्यों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये राज्य सरकार का वकील होता है।
अब हम बात करते हैं 168 की। 168 में विधानमंडल दिया गया है। विधानमंडल अगर दिया गया है तो इसमें जो 79 में संसद दिया गया था वो ये विधानमंडल है, ठीक है। 170 में संसद विधानसभा की संरचना दी गई है। 171 में विधान परिषद दिया गया है, ठीक है दोस्तों थोड़ा सा बाहर डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ एडजस्ट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 216। 216 में राज्यों का न्यायालय दिया गया है, ठीक है दोस्तों। 124 में सर्वोच्च न्यायालय और 216 में राज्यों में उच्च न्यायालय दिया गया है। भाग 8 की बात कर लेते हैं। भाग 7 निरस्त कर दिया गया था। भाग 8 है 239, इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के शासन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं दिल्ली वगैरह, इसके जो शासन की प्रक्रिया है वो 239 में दी गई है। इसके बाद हम आते हैं भाग 9 में। भाग 9 है 243, रिलेटेड पंचायती राज और नगर पालिकाओं से रिलेटेड है आर्टिकल 243। भाग 10 में इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ, सारे आर्टिकल नहीं करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही करा रहा हूँ, जो पूछे जाते हैं। 244 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का शासन दिया गया है। आर्टिकल भाग 12 की बात कर लेते हैं। तो इसमें 266 में संचित निधियां दी गई हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ निधियां बनाई गई हैं, कुछ राजकोष बनाए गए हैं, तो वो होती हैं जैसे संचित निधियां हैं, आकस्मिक निधियां, कोई आकस्मिक निधियां, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो वहाँ इससे आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है, तो ये 267 में दिया गया है। 280 में वित्त आयोग दिया गया है। आर्टिकल 280 में क्या दिया गया है? वित्त आयोग दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और 300A संपत्ति का अधिकार दिया गया है। जो दोस्तों पहले मूल अधिकार था हमारा, वो संपत्ति का अधिकार 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ तक हमने बात कर ली है। भाग अपने 12 तक बात हो गई है, 13 में इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। भाग 14 पर आते हैं। भाग 14 में आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। IAS IPS की जो सेवाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। आर्टिकल 315 की बात कर लेते हैं। संघ और राज्य के लोक सेवा आयोग दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 315 में दिया गया है। आर्टिकल 15 में 324 चुनाव आयोग, भारत का जो चुनाव आयोग है वो आर्टिकल 324 में दिया गया है। रिलेट करेंगे 124 से, 124 में सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, ठीक है दोस्तों, और 324 में चुनाव आयोग दिया गया है। भाग 17 की बात कर लेते हैं। 343 राजभाषा दी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा, राजभाषा 343 में दी गई है। भाग 18 में आपातकाल दिए गए हैं। तो इसमें 3 तरह के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में दिया गया है, ठीक है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी होती है। 356 में दी गई है जो राष्ट्रपति शासन है, यानी कि किसी राज्य का अगर शासन फेल हो जाता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो उसे वो दिया गया है आर्टिकल 356 में। और 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भाग 18 की बात कर लेते हैं। और भाग 20, ठीक है दोस्तों, भाग 20 में आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति हमें दी गई है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए हैं, अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ लिए हैं दोस्तों। इनको आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि मैं इनको MCQ फॉर्म में आपको फिर से रिवीजन करवाने वाला हूँ पूरी की पूरी पूरे संविधान का। तो आप फिर भी क्लास का रिवीजन करेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये संविधान की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।